हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 5 को लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं रोड प्योमेंट के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे? रोड प्योमेंट के बारे में। रोड प्योमेंट की बात करें तो सड़क प्योमेंट के बारे में। सड़क प्योमेंट में दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, रोड प्योमेंट में हम दो तरीके की चीजें के बारे में स्टडी करेंगे। रोड प्योमेंट में हम क्या करेंगे? दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स के बारे में एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। टाइप एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक, टाइप एंड कंस्ट्रक्शन मतलब प्रकार तथा कंस्ट्रक्शन माने क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन माने निर्माण। ठीक है, तो प्रकार और निर्माण इन दोनों चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। और रोड प्योमेंट हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि रोड प्योमेंट होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए कि ये सड़क है, ये जो पेपर है ये सड़क है। सड़क का ये बीच वाला जो पक्का वाला भाग होता है जिसपे गाड़ी की टायर्स चलती है, उसी को हम बेसिकली क्या करते हैं, क्या कहते हैं? रोड प्योमेंट बोलते हैं, या उसी को दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? रोड मेटल बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम सड़क प्योमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही चीज देखेंगे कि जो आपका रोड होता है वो कितने टाइप्स का होता है। पहली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी? रोड। रोड की हिंदी आपको सबको पता होगा तो बताने की आवश्यकता नहीं है। रोड यानी सड़क। सड़क दो तरह से होते हैं, एक आपकी होती है कच्ची सड़क और एक आपकी होती है पक्की सड़क। ठीक है ना, एक क्या होता है? कच्ची सड़क होती है और दूसरी क्या होती है? आपकी पक्की सड़क होती है। कच्ची सड़क को हम क्या कहेंगे और पक्की सड़क को क्या कहेंगे? ठीक है ना, जो पक्की सड़क होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक रोड। क्या बोलते हैं? मेटालिक रोड। और जो कच्ची सड़क होती है उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन मेटालिक रोड। नॉन मेटालिक रोड। अब आपने देखा होगा, आप लोग कभी अपने गांव में गए होंगे तो देखे होंगे वहां पे सड़कें सिर्फ कैसे बनी रहती हैं? सिर्फ मिट्टी की बनी रहती है, सिर्फ सॉइल की बनी रहेंगी, या कैसे बनी रहती है? या ग्रेवल की बनी रहती है, या मोरम की बनी रहती है, या ब्रिक्स की बनी रहती है, या इंटरलॉकिंग की बनी रहती है, या इंटरलॉकिंग रोड होती है। तो ये सारी की सारी रोडें कैसे होती है? ये नॉन मेटालिक होता है, इसमें मेटल का भाग नहीं होता है, या फिर प्योमेंट वाला पोर्शन नहीं होता है। मेटालिक की बात करते हैं, मेटालिक में क्या देगा? आरसीसी सड़क आ जाएगी, सीसी सड़क आ जाएगी। ठीक है, बिटुमन रोड आ जाएगा, या फ्लेक्सिबल प्योमेंट या बिटुमन प्योमेंट। ठीक है, बिटुमन आ जाएगा, कंपोजिट आ जाएगा, कंपोजिट रोड। देख रहे हैं ना आपको? ये सारी प्रकार की सड़कें क्या कहेंगे? ये मेटालिक में आ गया और ये नॉन मेटालिक में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जो नॉन मेटालिक रोडें हैं ये क्या होती थी? बहुत पहले के जमाने में, जैसे हड़प्पा की संस्कृति में, हड़प्पा की सभ्यता में नॉन मेटालिक रोडों का यूज किया जाता था। अकबर के जमाने में यूज किया जाता था, या आज के बहुत पहले जैसे शेरशाह सिंह सूरी ने सबसे पहले क्या किया था? जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो जीटी रोड में क्या था? मेटालिक भाग देखने के लिए मिलता था। उसके पहले जो जैसे आपने पढ़ा था रोमन रोड के बारे में पढ़ा था, तो रोमन रोड वगैरह के बारे में आपने पढ़ा था, तो हम कैसे रोड के बारे में स्टडी किए थे? नॉन मेटालिक रोड के बारे में स्टडी किए थे। तो नॉन मेटालिक रोड में क्या होता है? जो हमारी रोड जियोमेट्री होती है, इनकी क्या होती है? बड़ी कमी होती है, या रोड जियोमेट्री होती ही नहीं है। और मेटालिक में क्या होता है? मेटालिक में रोड जियोमेट्री भर भर के होता है। रोड जियोमेट्री इसमें क्या होता है? रोड जियोमेट्री इसमें नहीं होता, और रोड जियोमेट्री इसमें क्या होता है? भर भर के होता है। तो बेसिकली हमको उसी चीज के बारे में स्टडी करना है जिसमें रोड जियोमेट्री अवेलेबल हो। तो हमको किस तरह की चीज के बारे में स्टडी करना है? हमको स्टडी करना है मेटालिक चीज के बारे में, मेटालिक रोड के बारे में। तो हम किस चीज की स्टडी करेंगे? मेटालिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब अगर हम आगे देखते हैं कि जो मेटालिक रोड होता है, मेटालिक रोड के क्या होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ मेटालिक रोड, मैं नीचे लिख देता हूं क्या होता है? पार्ट्स ऑफ मेटालिक रोड। पार्ट्स ऑफ मेटालिक रोड। अगर हम मेटालिक रोड की बात के पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से इसका निर्माण किया जाता है। पहला होता है फॉर्मेशन और दूसरा होता है क्या? प्योमेंट। पहला आपका क्या होता है? फॉर्मेशन।
पहला आपका फॉर्मेशन होता है और दूसरा आपका क्या होता है, प्योमेंट होता है। इसमें दो भाग होते हैं। फॉर्मेशन बोले तो फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, निर्माण स्तर। आपको बताएं निर्माण स्तर मतलब कितनी चौड़ाई में रोड फैली है आपकी, वो आपका क्या होता है, निर्माण स्तर। दूसरा प्योमेंट, उस चौड़ाई में कितना भाग प्योमेंट का है, ठीक है। बेसिकली इन दो चीजों से मिलकर आपका क्या बना होता है, मेटालिक रोड बना होता है। तो अब इसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी, फॉर्मेशन या निर्माण स्तर, फिर दूसरी हेडिंग हमारी क्या होगी, प्योमेंट के बारे में होगी, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिससे आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए आरसीसी और सीसी क्या लिखे हैं, आरसीसी को हम बोलेंगे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रोड, सीसी को बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट रोड। जो सीसी रोड गली, आप देखते हैं ना सड़क की जो गली वगैरह होती है ना, गांव की नहीं मतलब शहरों में जो गलियां वगैरह होती है, नगर पंचायत नगर निगम जो उसका निर्माण करवाता है, तो सीसी रोड में हम क्या करते हैं, किसी प्रकार के सरिये वगैरह का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए वहां से आर हट गया। आर का मतलब क्या, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या, छड़ का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसको सिर्फ सीसी सड़क बोलते हैं। बात करते हैं आरसीसी को, तो इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब सीमेंट कंक्रीट के साथ इसमें हम छड़ का भी यूज करते हैं, सरिये का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। बाकी बिटुमन सड़क आपने देखा होगा, कंपोजिट देखा होगा, बिटुमन के ऊपर आपने देखा होगा कि आरसीसी सड़क के ऊपर हम क्या करते हैं, बिटुमन का प्योमेंट डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। मतलब दो या दो से अधिक सड़कों का जब मिक्सअप हो जाता है तो उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे हमने आपको जब पढ़ाया था हाईवे में इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, तो एयरपोर्ट के बारे में हमने आपको बताया था, एयरपोर्ट का जो रनवे बनता है बेसिकली कंपोजिट प्योमेंट का बनता है, ठीक है ना। तो फटाक से आप नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं फॉर्मेशन के बारे में। हालांकि फॉर्मेशन के बारे में हम आपको दूसरे चैप्टर में ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फ्लैशबैक में आप लोग जाइए और इस चीजों को याद कर लीजिए, नहीं तो मैं बता ही देता हूं फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, क्या इसकी नीड है, ठीक है। तो आता है हमारा टॉपिक फॉर्मेशन क्या होता है। बेसिकली फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन को हम बोलते हैं निर्माण स्तर। निर्माण स्तर आपको बस हिंदी में नाम याद करना है, बाकी हिंदी की आवश्यकता आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए हिंदी में नीचे टॉपिक के लिख देता हूं। अब देखिए निर्माण स्तर क्या होता है। निर्माण स्तर क्या होता है, जितने सतह में आपकी मिट्टी डाल के सड़क बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम निर्माण स्तर बोलते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, निर्माण स्तर बोलते हैं। मतलब जो यानपथ होता है ना, यानपथ यानी सड़क का जो पक्का भाग होता है, उस पक्के भाग को क्या करते हैं, उस पक्के भाग को स्टेबल करना पड़ेगा, तो उस पक्के भाग को स्टेबल करने के लिए नीचे हम क्या करते हैं, मिट्टी की सतह बिछाते हैं। तो जितनी चौड़ाई में हम मिट्टी की सतह बिछाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा फॉर्मेशन कहलाता है या निर्माण स्तर कहलाता है, ठीक है ना। कभी कभी इसे हम क्या बोल देते हैं, सबग्रेड भी बोल देते हैं। कभी कभी जो मिट्टी की सतह होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सबग्रेड बोल देते हैं। सबग्रेड या सॉयल सबग्रेड या सॉयल सबग्रेड, ठीक, सबग्रेड बोल देते हैं या सॉयल सबग्रेड बोल देते हैं। ये सबसे निचली सतह होती है, इसके ऊपर फिर बेस, सब बेस और पेवमेंट वगैरह पड़ती है, ठीक है। ये सबसे क्या होती है, सबसे बेसिक लेयर होती है, सबसे नीचे की लेयर होती है। अब जब हम इस लेयर को डालते हैं तो इसी लेयर में हम क्या करते हैं, इसी लेयर से हम कैम्बर देना प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हमको सड़क पे कैम्बर देना है, अगर हमको सड़क पे क्या देना है, सुपर एलिवेशन देना है। बेसिकली सुपर एलिवेशन तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कैम्पर क्या करते हैं, इसी लेयर से देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, बहुत स्पेसिफिक रीजन के लिए रोड बनाया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन को भी देना उसी रोड से स्टार्ट कर देते हैं। समझ गए। अब बेसिकली कैम्पर क्यों दिया जाता है, हमने आपको पहले बता दिया कैम्पर क्यों दिया जाता है। सड़क पे वर्षा जल इकट्ठा ना हो इसलिए हम कैम्पर देते हैं, जिससे क्या होता है, सड़क का पानी ऐसे ही ढलते हुए नीचे आ जाता है नालियों में, और नालियों से पानी आगे बढ़ जाता है। अब निर्माण स्तर के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें। जैसे निर्माण स्तर जो होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए हाई फ्लड लाइन से। एचएफएल, एचएफएल क्या होता है, हाई फ्लड लाइन। हाई फ्लड लाइन, हाई फ्लड लाइन क्या होता है, अगर किसी शहर में बाढ़ आने वाली है तो एचएफएल डिसाइड होता है। जैसे आप कानपुर में चले जाइए, कानपुर में जब आप जाएंगे या इलाहाबाद में आप जाएंगे यमुना जी पे, तो वहां पे जो पुल बना होगा वहां पे लिखा होगा एचएफएल यानी हाई फ्लड लाइन। उसके बाद अगर पानी भर जाता है तो आपको खतरे की निशानी है, ठीक है ना। तो एचएफएल से 60 सेंटीमीटर ऊपर क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, कैम्बर की व्यवस्था अच्छी इसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसमें क्या होना चाहिए, इसका सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सेटलमेंट इसका नहीं होना चाहिए।
सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब होता है निस्दन। निस्दन का क्या मतलब धंसना नहीं चाहिए। जमीन जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? वो धंसना नहीं चाहिए, उसका सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से कंपैक्ट करके बनाते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है ना। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा प्योमेंट है। तो प्योमेंट के बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। अभी हमने क्या बता दिया? फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। फॉर्मेशन के अंतर्गत ही एक टॉपिक है सॉइल स्टेबलाइजेशन। मैंने अभी ये चीज पढ़ा ना कि मिट्टी को अच्छे से बनाना है, सड़क को कैम्बर देना है, सड़क में ऊपर एलिवेशन देना है, जो भी स्पेसिफिकेशन देना होता है हम क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन से ही स्टार्ट। जैसे आपको घर 10 तल्ले का बनाना है या 5 तल्ले का बनाना, तो या 5 स्टोरी 6 स्टोरी का बनाना, तो आप क्या करेंगे? जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन से ही उसकी शुरुआत कर देंगे। सेम सड़क का फाउंडेशन होता है, ये सड़क का फाउंडेशन ये होता है। तो सड़क में जो भी चीजें हमको देनी रहती हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन देना रहता है, उसको क्या करते हैं? इसी फॉर्मेशन लेवल से ही देना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो फॉर्मेशन लेवल के अंतर्गत ही हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सॉइल स्टेबलाइजेशन, मृदा स्थायीकरण। ठीक है, मृदा स्थायीकरण। कि मृदा स्थायीकरण क्या होता है, सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या है, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा स्थायीकरण, ठीक है, या मृदा स्थिरीकरण। मृदा मृदा स्थिरीकरण। अब देखिए स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। मिट्टी की सतह जानते ही आप, मिट्टी में क्या होता है? 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं, पानी भी पाया जाता है, एयर भी पाया जाता है, प्लस मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये जो 3 चीजें होती हैं, इन 3 चीजों की वजह से क्या होता है? मिट्टी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिट्टी का सेटलमेंट जरूर होता है। इसलिए इसको स्टेबलाइजेशन देना बड़ा ज्यादा आवश्यक होता है, स्टेबलाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसमें कंपैक्शन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें मृदा के प्रॉपर्टीज में, मृदा के क्या कहें, मृदा के फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सुधार करने की प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सुधार करने का प्रोसेस होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन कहलाता है। सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए क्या करते हैं? अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। तो वो विधियां मैं लिख देता हूं, फिर वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के बाद अगर हम दूसरा बात करते हैं तो दूसरा क्या हमारा होता है? केमिकल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आता है? केमिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल के बाद आता है केमिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल के बाद केमिकल स्टेबलाइजेशन। अगर हम केमिकल स्टेबलाइजेशन के बाद तीसरी बात करते हैं तो क्या होता है? सीमेंट स्टेबलाइजेशन। तीसरा क्या होता है? सीमेंट स्टेबलाइजेशन। सीमेंट स्टेबलाइजेशन। चौथे की बात करते हैं तो चौथा क्या होता है? लाइम स्टेबलाइजेशन, मतलब चूने से स्थायीकरण। चौथा क्या होता है? लाइम स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन, ठीक है। क्या हो गया? लाइम स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो बिटुमन स्टेबलाइजेशन क्या होता है? बिटुमन के थ्रू भी हम क्या करते हैं? स्टेबलाइजेशन देते हैं। बिटुमन स्टेबलाइजेशन। बिटुमन स्टेबलाइजेशन के बाद जो लास्ट वाला हमारा आता है छठवां, छठे को हम बोलते हैं फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन। राख, यानी राख के द्वारा फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन। फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो इतने तरह से स्टेबलाइजेशन होता है। इस स्टेबलाइजेशन के अलावा भी इलेक्ट्रिक शॉक से हम स्टेबलाइजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। और भी कई सारे अलग अलग स्टेबलाइजेशन होते हैं, लेकिन उन सारी चीजों के बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको बेसिकली इतनी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन।
मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन को हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यांत्रिक स्थिरीकरण। यांत्रिक स्थिरीकरण, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज करके स्टेबलाइजेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज करके, मैकेनिकल इक्विपमेंट का हम यूज करके क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज करके स्टेबलाइजेशन करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, मृदा का स्थिरीकरण करने के लिए बालू और मृतिका यानी सैंड और क्ले, सैंड और क्ले का 2:1 रेशियो लेते हैं। सैंड और क्ले का क्या लेते हैं, 2:1 रेशियो लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम कंपैक्शन करते हैं, इसका क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन क्या होता है, सॉइल में से, जैसे सॉइल होते हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच वायर्ड होता है, खाली खाली स्थान होता है, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए क्या है, ये सॉइल है, ये आपका क्या है, सॉइल है, ये मैंने आपका क्या बना दिया, सॉइल बना दिया। ये समझ लीजिए कोई आपका सॉइल सैंपल है, तो इस सॉइल सैंपल के बीच में देख रहे हैं ये खाली खाली स्थान है। इस खाली खाली स्थान के बीच में पानी भी हो सकता है और हवा भी हो सकता है, ठीक है ना, पानी भी हो सकता है और हवा भी हो सकता है। तो अगर हमको कंपैक्शन करना है, मतलब कंपैक्शन अगर हमको करेंगे तो क्या होगा, कंपैक्शन में हम एयर वाइट्स को रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं, एयर वाइट्स को। जिसमें हवा के बुलबुले होते हैं, हवा के बुलबुले को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, हवा को रिमूव करने का प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैक्शन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सैंड और क्ले को 2:1 में हम क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। और कंपैक्शन करके हम क्या करते हैं, एयर वाइट्स निकालते हैं। जब सारे एयर वाइट्स निकल जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मृदा की क्या करते हैं, जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल पे हम क्या करते हैं, रोलर को चलाते हैं। सॉइल पे क्या करते हैं, रोलर को चलाते हैं। सॉइल पे क्या करते हैं, कई बार रोलर को चलाते हैं। कई बार का मतलब क्या है, 6 से 8 बार, 6 to 8 ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग से क्या बताया, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज करते हैं, यांत्रिक उपकरणों का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल में सैंड और क्ले को मिलाते हैं, ठीक है ना। सॉइल में क्या करते हैं, सॉइल में सैंड और क्ले को मिलाते हैं 2:1 में। इसके बाद इसका क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर रोलर चलाते हैं, रोलर चलाएंगे या फिर कोई ऐसी हैवी मशीन चलाएंगे जो सॉइल को क्या करे, बहुत कंप्रेस करने की कोशिश करे, जिससे क्या होगा, जो हमारे एयर वाइट्स होंगे, एयर वाइट्स हमारे क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। एयर वाइट्स बाहर निकल जाएंगे और हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, सॉइल बचेगा। और फिर सॉइल पे क्या होगा, कई बार रोलर चलाते हैं, मतलब 6 से 8 बार हम क्या करते हैं, रोलर चलाते हैं। और बार बार रोलर चलाने की वजह से क्या होता है, बिल्कुल एयर वाइट्स निकल जाएंगे और जो हमारा सॉइल होगा वो क्या होगा, सॉइल हमारा कॉम्पैक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना, सॉइल हमारा कॉम्पैक्टेड हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं केमिकल स्टेबलाइजेशन की। केमिकल स्टेबलाइजेशन, केमिकल स्टेबलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक स्टेबलाइजेशन। रासायनिक का क्या मतलब है, सॉइल में हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉइल सैंपल होता है, सॉइल में क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। सॉइल में क्या करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। सॉइल में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। इन केमिकल्स के प्रयोग से क्या होता है, ये केमिकल क्या करते हैं, जो सॉइल के मॉइस्चर रहते हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं, सॉइल में क्या रहता है, जो मॉइस्चर रहता है, सॉइल मॉइस्चर को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जिससे सॉइल क्या हो जाता है, जिससे सॉइल आपका क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं क्या हो जाता है, कंपैक्टेड हो जाता है। जब उसमें से मॉइस्चर हटेगा तो क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। तो इससे भी क्या होता है, हमारा वो होता है। अगर हम केमिकल की बात करते हैं, कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्या यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बेसिकली जो सॉइल में मॉइस्चर रहता है, सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, सॉइल ड्राई फॉर्म में आ जाता है और सॉइल हमारा क्या हो जाता है, कंपैक्टेड हो जाता है, ठीक है ना।
तो आप लोग देखते होंगे सड़कों वगैरह पे क्या करते हैं, जब सड़क का कंस्ट्रक्शन होता है तो सड़क वगैरह पे हम क्या करते हैं, चूना छीट देते हैं। आप लोग देखे होंगे चूना भी क्या है, चूना भी एक तरीके के आपका केमिकल ही है। अब इसमें अलग दे दिया है, इसमें अलग से दे दिया है लाइम स्टेबलाइजेशन के बारे में, लेकिन बेसिकली लाइम ही क्या करते हैं, वहां पे छीट देते हैं, जिससे क्या होता है लाइम उनका जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला हमारा आता है केमिकल के बाद सीमेंट स्टेबलाइजेशन। केमिकल के बाद हमारा आता है सीमेंट स्टेबलाइजेशन। केमिकल के बाद हमारा आता है सीमेंट स्टेबलाइजेशन। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सॉइल में क्या करते हैं, सीमेंट मिलाते हैं। सॉइल में हम क्या करते हैं, सीमेंट मिलाते हैं। सीमेंट कितना रहता है, 5% से लेके 5% से लेके 10% के बीच में हम क्या करते हैं, 5% से लेके क्या करते हैं 10% के बीच में हम सीमेंट में क्या करते हैं, सॉइल में क्या करते हैं, सॉइल में हम सीमेंट मिलाते हैं, ठीक है। सीमेंट को मिलाते हैं और सीमेंट को मिलाने के बाद क्या करते हैं, इसकी कुटाई करते हैं, इसका कॉम्पैक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका कंपैक्शन करते हैं। इसका कंपैक्शन करने से क्या होता है, ठीक है, इसमें कंपैक्शन करने से क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही कंपैक्शन करेंगे तो एयर वैट्स आपका रिमूव हो जाता है, और जो सीमेंट होता है वो सॉइल से क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है। फिर कंपैक्शन करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, या फिर आप कर सकते हैं क्यूरिंग कर सकते हैं। एक तरीके से क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग कितने डेज पे करते हैं, 7 डेज पे, 7 दिन पे हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने से क्या होता है, जो इसमें मॉइस्चर अवेलेबल रहता है उस मॉइस्चर से सीमेंट क्या करता है, रिएक्शन बना लेता है और इसके साथ पकड़ बड़ी अच्छी कर लेता है। उसके बाद जब कंपैक्शन करके हम एक फ्लैट सरफेस बना देते हैं और उसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करते हैं, या एक तरीके की हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, वाटर ड्रॉप डालते हैं। क्यूरिंग नहीं आप बोल सकते, इसमें क्या करते हैं, वाटर ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, वाटर ड्रॉप्स डालते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं या जल की बूंदें डालते हैं। वाटर ड्रॉप्स डालने से क्या हो जाता है, ये कंपैक्शन जो हुआ रहता है ना वो बिल्कुल पकड़ लेता है। कंपैक्शन में जैसे ही वाटर ड्रॉप्स आप डालेंगे तो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, और हाइड्रेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, बिल्कुल ये बहुत अच्छे से क्या करता है, एक दूसरे को पकड़ लेता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से क्या करता है, एक दूसरे को पकड़ लेता है, और जिससे क्या होती है, हमारी सॉइल जो होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है। काफी आसानी से सॉइल हमारी क्या होती है, स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, काफी ज्यादा मजबूत बन जाता है। अगला हमारा आता है लाइम स्टेबलाइजेशन। अगला हमारा आता है लाइम स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन इसलिए क्या होता है, लाइम मतलब क्या होता है, चूना, चूना के द्वारा स्थिरीकरण करना। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सॉइल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, लाइम का प्रयोग करते हैं। सॉइल के साथ क्या करते हैं, लाइम का प्रयोग करते हैं। लाइम कितना मिलाते हैं, लाइम लगभग 1.5% से लेके 2.5%, 1.5 से लेके 2.5% के बीच में हम क्या करते हैं, लाइम का यूज करते हैं। और लाइम का यूज करने के बाद उसकी क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। सॉइल का क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं या कुटाई करते हैं, ठीक है ना। सॉइल का क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं या कुटाई करते हैं, जिससे क्या होती है, सॉइल मजबूत बन जाती है। क्या होती है, सॉइल मजबूत बन जाती है। इसी तरह हमारा आता है, क्या आता है, बिटुमन। इसी तरह हमारा आता है बिटुमन स्टेबलाइजेशन। इसी तरह हमारा आता है बिटुमन स्टेबलाइजेशन। अगर हम बिटुमन स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हम सॉइल के साथ किसका यूज करते हैं, बिटुमन का यूज करते हैं। सॉइल के साथ किसका यूज करते हैं, सॉइल के साथ बिटुमन का यूज करते हैं या कोल तार का यूज करते हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपका कोल तार होगा, कोल तार होगा। और ये किसके फॉर्म में होता है, ये हार्ड फॉर्म में होता है, ये गर्म फॉर्म में होता है। तो सॉइल में हम क्या करते हैं, हार्ड बिटुमन या हार्ड कोल तार का यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, मृदा के साथ हम इसको क्या करते हैं, बिल्कुल एक तरीके से मिक्स कर देते हैं। इन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से क्या होती है, सॉइल जो होती है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। सॉइल क्या होती है, काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि जो बिटुमन या कोल तार के पार्टिकल्स होते हैं, इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, सॉइल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, बिल्कुल बांध कर रख देते हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज हो गया। अब आपका आता है लास्ट में फ्लाई एश। अब आपका आता है फ्लाई एश, फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन, फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले तो हमको फ्लाई एश के बारे में बता दें। फ्लाई एश माने क्या होती है? राख या भूसी होती है। जब हमारे जो स्टील फैक्ट्रियां होती है, जब स्टील को हम गर्म करते हैं तो स्टील क्या होता है, स्टील का जो ऊपर वाला भाग होता है वो पपड़ी के फॉर्म में निकलता है और उसी की राख नीचे बच जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लाई एश बोलते हैं। तो फ्लाई ऐश का प्रयोग हम क्या करते हैं? फ्लाई ऐश का क्या, फ्लाई ऐश उसको भी बोलते हैं जो कोयला होता है, कोयले की राख होती है उसको भी हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप का हमारा फ्लाई ऐश आता है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो कोयले वाला होता है, कोयले वाले का हम इसमें ज्यादा यूज करते हैं। स्टील का प्रयोग कम करते हैं, कोयले वाले का हम इसमें ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल के साथ, सॉइल के साथ हम क्या करते हैं? कोल फ्लाई ऐश, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोल फ्लाई ऐश। सॉइल के साथ हम क्या करते हैं? कोल फ्लाई ऐश का प्रयोग करते हैं और कोई कोल फ्लाई ऐश का प्रयोग करने के बाद इसका हम क्या करते हैं? इसका हम कंपैक्शन करते हैं, इसका हम क्या करते हैं? कंपैक्शन करते हैं। सेम इसमें भी क्या होता है? फ्लाई ऐश क्या करता है? सॉइल में जो मॉइस्चर रहता है, फ्लाई ऐश क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही हम कंपैक्ट करते हैं तो सॉइल हमारा क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ, सॉइल के अंदर स्ट्रेंथिंग आ जाता है। सॉइल के अंदर क्या आ जाता है? स्ट्रेंथिंग आ जाता है। सॉइल हमारा क्या होता है? काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है। बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अब हम आपको बताने वाले हैं रोड पेवमेंट के बारे में, ठीक है ना, कि रोड पेवमेंट कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के रोड पेवमेंट होते हैं, इसको हम आपको बताते हैं। आगे हमारा क्या आता है? रोड पेवमेंट के बारे में। जैसे हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाया था ना, एक हमने आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन और एक पेवमेंट के बारे में पढ़ाया था। तो फॉर्मेशन के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी। अब हम किसके बारे में बताने वाले हैं? अब हम आपको पेवमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि पेवमेंट क्या होता है। पेवमेंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे? सारी चीजों की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे हमारा आता है पेवमेंट या रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट, रोड पेवमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोड पेवमेंट को बोलेंगे सड़क पट्टी, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सड़क पट्टी। मैं लिख देता हूं सड़क पट्टी। सड़क पट्टी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सड़क पट्टी। अब रोड पेवमेंट की बात करते हैं तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, रोड पेवमेंट दो तरह के होते हैं। रोड पेवमेंट बेसिकली दो तरीके का होता है। एक आपका होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एक आपका होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट और दूसरा आपका क्या होता है? रिजिड पेवमेंट। ये हम आपको काफी पहले ही बता दिए। फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है, रिजिड पेवमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट को क्या बोलते हैं? नम्य सतह बोलते हैं या नम्य पेवमेंट बोलते हैं, और रिजिड पेवमेंट को क्या बोलते हैं? दृढ़ पेवमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में। फ्लेक्सिबल पेवमेंट, तो देखिए फ्लेक्सिबल पेवमेंट की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बेसिकली क्या होता है? चार तरीके की सतह पाई जाती है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में क्या होता है? चार तरीके की सतह पाई जाती है। चार तरीके की क्या पाए जाते हैं? लेयर्स पाए जाते हैं। इसमें चार तरीके के लेयर्स पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक दो तीन चार तरीके से आपको लेयर्स दिख रहे हैं। इन चार तरीकों में बात करें तो सबसे नीचे वाला सतह होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल सबग्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल सबग्रेड। जो सॉइल सबग्रेड के ऊपर वाली सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सब बेस बोलते हैं। सब बेस की जो ऊपर वाली सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेस बोलते हैं या बेस सरफेस बोलते हैं, या बेस सरफेस बोलते हैं। बेस सरफेस के जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेयरिंग सरफेस, वेयरिंग
सरफेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फ्लेक्सिबल प्योमेंट होता है ये 4 तरीके का होता है। अब इसका नाम फ्लेक्सिबल क्यों पड़ा? तो फ्लेक्सिबल इसका नाम इसलिए पड़ा कि जब इस पे लोड पड़ता है, जब इस पे लोड पड़ता है तो ये क्या होता है? फ्लेक्स होता है। ये आपका फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स ऑन लोड। जैसे ही सड़क पे लोड पड़ेगा तो सड़क क्या होता है? हल्का सा फ्लेक्स होता है, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? फ्लेक्सिबल प्योमेंट बुलाते हैं। फ्लेक्सिबल प्योमेंट में क्या होता है? जो लोड का ट्रांसफर होता है, लोड ट्रांसफर जो है इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? ग्रेन टू ग्रेन। ठीक है, ग्रेन टू ग्रेन। ग्रेन टू ग्रेन का मतलब क्या? एक एक कण होता है। एक एक कण के दौरान जैसे ऊपर लोड ट्रांसफर हुआ तो ये कण क्या करेगा? हर कणों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे ट्रांसफर होगा और ऐसे नीचे होके सॉइल सबग्रेड में ये ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या होता है? कण से कण में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? जो पहिए का क्षेत्रफल होता है वो अधिक वितरित होता है। ठीक है ना। जो रोड जो किसका क्षेत्रफल होता है? पहिए का। पहिए को हम क्या बोलते हैं? टायर्स होते हैं। ठीक है ना। इसमें टायर्स का जो एरिया होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? काफी अच्छी तरीके से होता है। टायर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, टायर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसलिए जब हम बिटुमन की सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं तो काफी हमको अच्छा मिलता है, मतलब फीडबैक मिलता है। अच्छा फीडबैक करने का सेंस क्या? हमको बहुत ज्यादा धचके नहीं मिलते हैं, हचके बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। धचके बोली या धचके बोली दोनों की चीज है, वो बहुत ज्यादा हचके नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें तो इसका संपीड़न जो प्रतिबल इसमें निकलते हैं, संपीड़न प्रतिबल की अगर बात करें तो कंप्रेसिव जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपका इसमें क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। ठीक है ना। काफी ज्यादा होता है। और इसमें जो ऊपर की सतह होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, नीचे की सतह ज्यादा मजबूत नहीं होती है। ठीक है ना। ऊपर की सतह क्या होती है? ज्यादा मजबूत होती है, नीचे की सतह उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है। तो ये क्या होता है? ये आपका ये सारी चीज होता है। अब बात करते हैं इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसलिए इन्फिनिटिव होता है क्योंकि ये लोड ऑलरेडी फ्लेक्सिबल होती है। इस पर लोड पड़ने पे ये कितना फ्लेक्स कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए हम उसको उसकी वैल्यू को क्या मानते हैं? उसकी वैल्यू को नगण्य मानते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बेसिक चीजें हो गई, इतनी बेसिक चीजें आप जान गए। ठीक है ना। इसमें और बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जितना भी था वो चीज मैं बता दिया हूँ बेसिक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? रिजिड प्योमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिजिड प्योमेंट के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। और रिजिड प्योमेंट भी मैं यही बताऊंगा, फिर इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं रिजिड प्योमेंट की, अगर हम बात करते हैं रिजिड प्योमेंट की, सबसे पहले क्या कर लेते हैं? यही बना के देख लेते हैं, फिगर बना के देख लेते हैं कि रिजिड प्योमेंट में क्या होता है। तो रिजिड प्योमेंट की बात करें तो रिजिड प्योमेंट में 3 तरह की चीज होती है। सबसे पहले क्या होता है? सॉइल सबग्रेड। सबसे पहले क्या होता है? सॉइल सबग्रेड। दूसरे नंबर पे क्या होता है? सब बेस होता है। दूसरे नंबर पे सब बेस होता है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट स्लैब होता है या वेयरिंग होता है। इसमें क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट स्लैब होता है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं वेयरिंग सरफेस होता है, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या होता है? वेयरिंग सरफेस होता है। वेयरिंग सरफेस होता है। अब अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसमें कौन सी चीज नहीं होती है? इसमें सब बेस नहीं होता है। सॉरी, इसमें क्या होता है? इसमें बेस नहीं होता है, इसमें बेस सरफेस नहीं होता है, इसमें बेस सरफेस नहीं होता है। ये नीचे की 2 चीजें क्या होती है? कॉमन होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बेस गायब हो जाता है। बेस सरफेस गायब करके हम क्या करते हैं? सीमेंट कंक्रीट की स्लैब को डाल देते हैं। बेस सरफेस गायब करके हम क्या करते हैं? सीमेंट कंक्रीट की स्लैब को डाल देते हैं। अब कुछ चीजों की बात करें तो ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नॉट फ्लेक्स, नॉट फ्लेक्स, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है? लोड ट्रांसफर इसमें गेन टू गेन हो रहा था, इसमें क्या होता है? लेयर टू लेयर होता है। इसमें क्या होता है? लेयर टू लेयर होता है, लेयर टू लेयर होता है। मतलब ये पहला वाला लेयर दूसरे लेयर पे डालेगा, दूसरा वाला लेयर तीसरे पे डालेगा। इस पे क्या हो रहा था? इस पे अगर एक कण पे लग रहा था तो ऐसे ऐसे लोड ट्रांसफर हो रहा था, ऐसे ऐसे लोड ट्रांसफर होते जा रहा था। देख रहे हैं ना? ऐसे ऐसे लोड ट्रांसफर होते जा रहा था, ऐसे ऐसे लोड ट्रांसफर होते जा रहा था। ठीक है ना। लेकिन अगर बाकी हम बात करें, इसमें क्या होता है? इसमें लेयर टू लेयर होता है।
इसमें पहले वाले लेयर पे लोड आएगा, पहला वाला लेयर, दूसरे वाले लेयर पे, दूसरा तीसरे वाले लेयर पे, फिर उसके बाद ऐसे ही लोड क्या क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें बात करते हैं, इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये रोड बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, थोड़ा सा भी ये हचका पड़ता है तो ये आपको क्या होता है, काफी ज्यादा उछाल मारता है। और अगर रिजिड रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो टायरों से क्या आता है, काफी ज्यादा आवाज भी आता है। मतलब इस पे क्या होता है, इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। हालांकि ये जो मैं आपको डिफरेंस वाले वीडियो में बता दूंगा, इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। इस पे क्या होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें बेस सरफेस नहीं होता है, बेस कोर्स नहीं होता है, और बाकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका कुछ चीजों के बारे में रहा, कुछ बेसिक चीजों के बारे में रहा जो मैंने आपको बता दिया, इन दोनों के बारे में, कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब आप इस चीज को याद रखिएगा, जो कल का वीडियो लेक्चर होगा, आज के लिए बस इतना ही, आज एनफ है इतना आपका, इससे ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, आज के लिए इतना एनफ है। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा, कल के वीडियो लेक्चर में हम क्या बताएंगे कि फ्लेक्सिबल जो पेमेंट है और रिजिड पेमेंट है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होती है, मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।